नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जो है उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास और अभी जस्ट कल वाली वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ा। और हमने जो है कि उत्तर प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास के बारे में डिटेल से जानकारी ली, पूरा विस्तार से हम लोगों ने देखा। अब इस वीडियो लेक्चर में हम लोग, यह हमारा जो है तीसरा वीडियो है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और यह प्राचीन इतिहास केवल और केवल उत्तर प्रदेश का होगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी प्राचीन इतिहास के बातें होंगी, फैक्ट्स होंगे, तथ्य होंगे, वो सारे हम यहाँ देखेंगे, एक भी छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर जो नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो वो जो है यह वीडियो हमारा यूपी पीसीएस आरओ यारो, यूपी पीसीएस प्री और यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से यूपी पीसीएस की तैयारी की जाती है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करके बने रह सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो है इतिहास को जो है 3 भागों में बाँटा गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अध्ययन के लिए उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन-सा है? पहला प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है, फिर जो है तीसरा ऐतिहासिक काल है। तो हम इसमें सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल। तो देखिए, इसमें प्रागैतिहासिक काल में तो समझिए उत्तर प्रदेश का इतिहास अत्यधिक जो है पुराना है, बहुत ही ज़्यादा पुराना है यूपी का इतिहास। भारत में मानव सभ्यता के विकास के साथ ही गंगा घाटी में मानवीय गतिविधियों के गवाह राज्य के प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं। तो गंगा घाटी के आसपास आपको पता है कि एंशिएंट टाइम में कोई भी बस्ती बसी थी तो वो किसी न किसी घाटी के किनारे बसी थी, या तो सिंधु घाटी के किनारे या तो गंगा घाटी के किनारे। तो सिंधु घाटी तो उत्तर प्रदेश से लगती नहीं, तो हम लोग जो गंगा घाटी के किनारे जितनी भी बस्तियां बसी थीं वो सब हम पढ़ेंगे और देखेंगे। आप जो है यह प्राचीन इतिहास के मामले में उत्तर प्रदेश काफ़ी रिच है। मतलब यहाँ बहुत सारे जो ऐसे इवेंट हुए हैं और बहुत सारे यहाँ उत्खनन से चीज़ें, वस्तुएं पाई गई हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे तो हो सकता है आपके दिमाग में ओवरव्यू बन जाए। तो देखिए, इसमें हम लोग पूरा जो है पाषाण काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग ये सब चीजें देखेंगे, ताम्रपाषाण और ताम्रपाष्य। और फिर ऐतिहासिक काल में हम लोग वैदिक को देखेंगे, आर्यों को देखेंगे, आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बारे में। इसमें फिर उत्तर वैदिक, महाकाव्य, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अन्य धर्म जो थे, महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद में हर साल क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे, तो 16 में से आधे तो उत्तर प्रदेश में ही थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर महाजनपद में कोई भी पूरे 16 महाजनपद में से अगर 100% में से अगर 50% कोई चीज़ है तो वहाँ से क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो सकता है। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। तो इसमें देखिए ये सब जैन धर्म, बौद्ध धर्म पढ़ेंगे, मगध साम्राज्य, मौर्य काल, ये ऐसे करके हम पूरा कुषाण विषाण सब पढ़ेंगे और काफ़ी विस्तार से यह वीडियो होगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए देखिए, तो हम पूरा पाषाण काल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसके अंतर्गत सोहन संस्कृति के उपकरण राज्य की, तो देखिए सोहन संस्कृति के उपकरण राज्य की वेलन घाटी, वेलन घाटी कहाँ है? प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच में से प्राप्त हुई है। तो सोहन संस्कृति के जो साक्ष्य हैं, उपकरण है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? वेलन घाटी से। वेलन घाटी है कहाँ? प्रयागराज, मिर्जापुर में। यह क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि वेलन घाटी है कहाँ, तो प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच में है। आगे देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में वेलन घाटी के पुरातात्विक साक्ष्यों की खुदाई हुई है। तो याद रखिएगा, जो है GR शर्मा के निर्देशन में वेलन घाटी की खुदाई हुई है। या खोजकर्ता कौन है वेलन घाटी के? तो GR शर्मा है। देखिए, वेलन टोंग्स
बेलन जो है टॉन्स की सहायक नदी है। टॉन्स एक नदी है, वो बेलन बेलन घाटी। तो घाटी किसे कहते हैं? नदी के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसको घाटी कहते हैं। तो यह टॉन्स की सहायक नदी है जो कि मिर्जापुर के मध्यवर्ती पठारी भूभाग में प्रवाहित होती है, तो उसी के नाम पे रखा गया है। इस घाटी के प्रथम जमाव में निम्न पुरापसाड़ काल के उपकरण या जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें सभी प्रकार के हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर, टेबल पर बने हुए चापर उपकरण आदि सम्मिलित हैं। ये सब क्या थे? नुकीले जो है हथियार थे जिससे जो आदिमानव लोग यूज करते थे मारने के लिए, जानवरों को खुद बचने के लिए, तो वो सब है। यहाँ के उपकरणों में मुठिया लगाने का भी जो है स्थान मिला है। मतलब उपकरणों में हाथ में हम लोग जैसे कि फावड़ा वगैरह, खुरपी है तो उसमें मुठिया लगा होता है, तो यहाँ उसके भी साक्ष्य मिले हैं। ये उपकरण जो है क्वार्टजाइट पत्थर के निर्मित हैं। यहाँ से मध्य तथा उच्च पुरापसाड़ काल के उपकरण भी या औजार प्राप्त हुए हैं। औजार कह सकते हैं आप उपकरण की जगह, अगर आपको नहीं समझ में आया है। यहाँ के उच्च पुरापसाड़ काल का जो है लीन उपकरणों में ब्लेड, वेधक और ब्यूरिन, स्क्रैपर आदि प्रमुख थे। इनमें ब्लेड की बनावट जो थी बेलनाकार थी। तो याद रखिएगा, ब्लेड कैसे होते थे? बेलनाकार होते थे। बेलन घाटी लोहदा नाला के क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा भी मिली है। कहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? लोहदा नाला से, जो इस समय कौशाम्बी लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है। कौशाम्बी आपको पता है इलाहाबाद के पास वाली डिस्ट्रिक्ट है कौशाम्बी। यहाँ की उच्च पुरापसाड़ कालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। राज्य में मध्य पसाड़ जो है मध्य पुरापसाड़ काल की जानकारी चकिया वाराणसी में है, और सिंगरौली बेसिन मिर्जापुर में है, और बेलन घाटी प्रयागराज से प्राप्त हुई है। इसकी मध्य पुरापसाड़ की जानकारी, जहां से बहुत अधिक मात्रा में कोर फ्लेक, ब्लेड, क्लीवर, हैंडेक्स आदि ये सब प्राप्त हुए हैं। तो ये सब सारी बातें हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक समझने में भूमिका बना सकती है। जैसे अगर फैक्ट की बात करें तो आपको याद रखना है कि बेलन घाटी कहाँ है? प्रयागराज में। बेलन घाटी का खोज किसने किया? तो जी.आर. शर्मा ने। और बेलन जो है टोन्स की सहायक नदी है, आपको याद रखने हैं। अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं जो है, अब हमने पूरा पसाड़ काल पढ़ लिया, अब मध्य पसाड़ काल पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश के विंध्य तथा ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी वाला क्षेत्र जो है मध्य पसाड़ कालीन उपकरणों हेतु अत्यंत समृद्ध है। तो मध्य पसाड़ काल में कौन कौन से क्षेत्र महत्वपूर्ण थे? विंध्य के क्षेत्र, ऊपरी एवं जो है मध्य गंगा घाटी के क्षेत्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग की ओर से मिर्जापुर जिले में स्थित मुरहना पहाड़ और जो है बगही घोर, लिखैया और प्रयागराज जिले की मेजा तहसील में स्थित चौपानी मांडो नामक जो ये सब स्थान है मध्य पाषाण कालीन पुरातत्व स्थलों की खुदाई वर्ष 1962 से 1980 के मध्य हुई थी। तो ये सब खुदाई कब हुई इन सब जगहों की? 1962 से 1980 के बीच में। तो चौपानी मांडू जगह जो है प्रयागराज में है, यह भी याद रखिएगा। चौपानी मांडू, बेलन घाटी, ये सब प्रयागराज में है। और ये सब जो जगह है ये सब मुराना पहाड़ सब मेजा, और मेजा जो है यह भी प्रयागराज में ही है। आगे देखिए, इन स्थलों से लघु एवं सूक्ष्म उपकरणों के साथ साथ कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, लिखैया से ही 17 नर कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिसमें से अधिकांश जो है सिर पश्चिम दिशा में है। अब यह क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि कहाँ से 17 नर कंकाल प्राप्त हुए? तो लिखैया से। और इनमें जो है अधिकांश जो है इसका सिर जो है किधर की था? तो पश्चिम की तरफ था। सिर जो है वेस्ट की तरफ था। अब क्यों था ये पता नहीं। अब देखिए आगे, प्रयागराज का चौपानी मांडो पूरा स्थल 15,000 वर्ग मीटर में जो है विस्तृत भूभाग है। यह 15,000 मीटर का विस्तृत भूभाग है। यहाँ से अधिकांश जो है पाषाण उपकरण और पेबुल आदि मिले हैं। इसका निर्माण चर्ट, जैस्पर और ब्लडस्टोन नामक पत्थरों से हुआ है।
ये सब जो उपकरण बने थे ये सबसे बने हैं। इन उपकरणों के अतिरिक्त यहाँ की खुदाई से झोपड़ियों के होने के भी साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं। देखिए आगे, चौपानी मांडू से जो है हाथ के बने हुए मिट्टी के कुछ बर्तन भी मिले हैं। तो याद रखिएगा, चौपानी मांडू से जो है मिट्टी से बने बर्तन मिले हैं। तो हाथ से ही बनेंगे, उस टाइम ऐसा तो नहीं है कि मशीन हुआ करता था। प्रयागराज की मेजा तहसील के चौपानी मांडू के उपकरणों का काल जो है 17,000 से जो है 7,000 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त प्रयागराज जिले के अन्य जो पुरातत्व स्थल हैं, जैसे जमुनीपुर, फूलपुर तहसील में है, फूलपुर जो है प्रयागराज में है, कूड़ा, बिछिया और भिकपुर और महरूडी आदि, ये सब जो है यहाँ से अन्य पुरातत्व स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्रकाश में आए हैं। अब देखिए, इनके निर्माण में चर्ट है, चालसी डनी है, एजेंट है, जेस्पर आदि पत्थर प्रयोग किए गए हैं। अब देखिए, अब प्रतापगढ़ के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय और महदहा और दमदमा, ये याद रखिएगा, तीनों एग्जाम में पूछे गए हैं कि सराय नाहर कहाँ है और महदहा कहाँ है और दमदमा कहाँ है। तो ये तीनों जो है जो है प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो या इसको याद रखिए, और जो है बेलन घाटी प्रयागराज में है, इसको भी याद रखिए। चौपानी मांडो प्रयागराज में है, ये सब याद रखिएगा। तो देखिए, दमदमा नामक मध्य पाषाण कालीन पुरातत्व स्थलों का उत्खनन भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास के भूतपूर्व उपाध्यक्ष जो है GR शर्मा तथा उनके सहयोगी RK शर्मा एवं BD मिश्रा द्वारा करवाया गया। सराय नाहर पर कुछ अस्थि एवं सिंह निर्मित उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ की खुदाई से 15 जो शवाधान तथा 8 गर्त चूल्हे भी मिले हैं। तो 15 शवाधान मिले हैं, याद रखिएगा। इनमें शवाधानों में मृतक संस्कार विधि की स्थिति स्पष्ट होती है, मतलब जो है मरने के बाद वहां का दाह संस्कार होता था, ये बात स्पष्ट होती है। समाधि स्थल शवों के सिर पश्चिम एवं पैर जो है पूर्व की तरफ होते हैं। तो जाहिर है कि अगर सिर पश्चिम में होगा तो पैर पूर्व में ही होगा, उत्तर में होगा नहीं। तो आपको पहले ही मैंने बताया कि यह जो है सिर पश्चिम में होता था। अब देखिए, महदहा की खुदाई वर्ष 1978 से 80 के बीच की गई थी। यहाँ से लघु उपकरण के अतिरिक्त आवाज, सवादाह और गर्द चूल्हे की पुष्टि हुई है। तो कुल मिला के आप याद रखिएगा, प्रतापगढ़ जिले में सराय नाहर, महदहा और दमदमा है, और यहाँ से जो है इन सब जगहों से 15 सवादाह और 8 गर्द चूल्हे मिले हैं। मृतक संस्कार की पुष्टि होती है यहाँ से। ये सब बातें याद रखिएगा। अगला देखिए, हमारा नवपाषाण काल है। अब इसके बारे में देखिए, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख नवपाषाण कालीन पुरातत्व स्थल जो है विंध्य क्षेत्र में प्रयागराज जिले के बेलन घाटी के तट पर स्थित कोल्डीहवा और महगड़ा तथा पंचोह है। तो ये याद रखिएगा कि कोल्डीहवा जो है मोस्ट फेमस है, कोल्डीहवा, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। तो जो कोल्डीहवा है और जो है महगड़ा और पंचोह, ये सब जगह कहाँ है? प्रयागराज में है। और इसमें आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि ये सब साइट जो है नवपाषाण कालीन है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, जो नवपाषाण कालीन है कोल्डीहवा, आपको ऐसे ही याद रखना है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है सराय नाहर, महदहा, दमदमा, ये सब कौन है? मध्य पाषाण कालीन स्थल है। अब आगे देखिए कोल्डीहवा के बारे में। तो कोल्डीहवा से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र एवं जो है लौहकालीन संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ से जो है ताम्रकालीन और लौहकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जबकि महगड़ा व पंचों से केवल नवपाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कोल्डीहवा मैंने आपको पहले ही बताया कि इंपॉर्टेंट है। कोल्डीहवा याद रखिएगा, ये नवपाषाण कालीन साइट है, प्रयागराज में है। यहाँ से जो है ताम्रकालीन और लौहकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। आगे, यहाँ से प्राप्त उपकरणों में गोलाकार जो है कुल्हाड़ियों की संख्या भी अधिक है। तो गोलाकार कुल्हाड़ी, तो ये सब आप यहाँ देखेंगे कि अभी हमने देखा कि
ब्लेड की बनावट बेलनाकार थी और जो कुल्हाड़ी है वो गोलाकार है। तो ध्यान रखिएगा ये सब बातें। ऐसे ही यहाँ के अन्य उपकरणों में हथौड़े थे, छेनी थे और बसुली, ये सब चीज़ों से आप परिचित होंगे। यहाँ पर स्तंभ गाड़ने के गड्ढे भी प्राप्त हुए हैं। वो हाथ से बनाए हुए विभिन्न आकार के बर्तन भी मिले हैं। कोल्डिहवा के खुदाई से धान की खेती किए जाने का प्रमाण मिला है। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, एग्जाम में कई बार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो एक तो आपको कोल्डिहवा पूछ लिया जाएगा, हो सकता है आपको प्रयागराज पूछ लिया जाए, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि किस काल में प्राप्त हुआ था, तो नवपाषाण काल। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो इसका टाइम पीरियड जो था 7000 से 6000 ईसा पूर्व, तो याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से प्राप्त मिट्टियों के बर्तन के ठीकरों पर धान के दाने तथा भूसी एवं पुआल के अवशेष चिपके हुए मिले। इससे ज्ञात होता है कि धान की खेती होती थी। तो इनको पता कैसे चला कि धान की खेती होती थी? तो यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन ठीकरे थे उस पे धान, भूसी, ये सब पुआल के अवशेष मिले हैं। अनाज रखने वाले बर्तन, घड़े व मटके भी कोल्डिहवा व महागढ़ा से प्राप्त हुए हैं। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अनाज रखने के लिए जो है स्टोरेज कहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो कोल्डिहवा से, याद रखिए। अब आगे देखिए, हम आगे ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो है प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, अब जो है हम आगे ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, तो आगे ऐतिहासिक काल को जो है ताम्रपाषाण एवं ताम्रकांस्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ताम्रपाषाण काल आपने सुना ही होगा, उसी को आगे ऐतिहासिक काल कहते हैं। ताम्र को ताम्रपाषाण या ताम्रकांस्य कहते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्रपाषाणीन सभ्यता के साक्ष्य मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो कुल मिलाकर जो ताम्रपाषाण कालीन साइट है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, याद रखिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और हमने अभी देखा यह कि प्रागैतिहासिक काल के साक्ष्य कहाँ मिले, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश जिसको पूर्वांचल कहते हैं। तो इतना तो आप अपने दिमाग में बना के चलिए। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो थी वो जो है ताम्रकाशी युगीन का प्रतिनिधित्व करती थी। मतलब यह सिंधु सभ्यता जो थी वो ताम्रकाशीन युगीन था, ताम्रकाशी युगीन। उत्तर प्रदेश में हुलास, सनौली और आलमगीरपुर इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। तो इसमें आलमगीरपुर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए, अभी हम इसके बारे में देखेंगे। देखिए, उत्तर सैंधव सभ्यता कालीन आलमगीरपुर के लोग कपास की खेती करते थे। यहाँ के लोग नगरों को छोड़ गांव में रहते थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ के लोग कपास की खेती करते थे, कहाँ के? आलमगीरपुर के। तो याद रखिएगा, ये बात याद, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद चलिए हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं। अगला हमारा जो है ऐतिहासिक काल है। अब यहाँ देखिए, प्रदेश में सिंधु सभ्यता के लोग वैदिक अथवा आर्य सभ्यता का विकास हुआ। ये जो ऐतिहासिक काल है यह सिंधु सभ्यता का टाइम, इसमें वैदिक अथवा आर्य सभ्यता का विकास हुआ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में अहिछत्र, हस्तिनापुर और जो है अंतरजीखेड़ा, मथुरा, श्रावस्ती और काम्पिल्य आदि स्थलों से जो है लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इनके साइट कौन कौन से हैं? अहिछत्र है और हस्तिनापुर है, अंतरजीखेड़ा है, मथुरा है, श्रावस्ती है और काम्पिल्य। ये सब कौन से हैं? आप यहाँ देखेंगे, ये महाजनपद के जो महाजनपद हैं, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इनको। तो ये सब वैदिक और आर्य सभ्यता के जो है स्थल थे, ये लोग यहीं पर बसे थे। यहाँ से जो है लौह युगीन संस्कृति के भी साक्ष्य मिले हैं। आगे चलिए, वैदिक सभ्यता को पूर्व या जो है ऋग्वैदिक काल तथा उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया गया है। तो वैदिक सभ्यता को कई सारे भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, जैसे पूर्व ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, 3 भागों में। अब इसमें सबसे पहले हम पूर्व या ऋग्वैदिक काल पढ़ते हैं। तो देखिए, इस काल में आर्य सभ्यता केवल पंजाब तथा सिंध क्षेत्र में ही
सीमित थी, जहां जो है पंचजनों का निवास था। तो ध्यान रखिएगा ये बात। अब देखिए उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में पांचाल सबसे अधिक विकसित राज्य था। कौन सा? पांचाल। पांचाल यहाँ देखिए, ये है पांचाल। पंचाल मतलब बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये सब क्षेत्र जो है पांचाल। हमने अहिछत्र अभी यहाँ देखा कि यहाँ आते हैं, तो याद रखिएगा पांचाल मतलब बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। तो उत्तर वैदिक काल जो है वह पांचाल सबसे अधिक विकसित था, सबसे शक्तिशाली था। पांचाल महाजनपद के उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी भाग की राजधानी कंपिले था। उत्तर वैदिक संस्कृति का मुख्य केंद्र मध्य देश था, जो सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक फैला हुआ था। अब देखिए उत्तर वैदिक काल के 4 जो है प्रकार के मृतभांडों में से लाल मृतभांड के अवशेष समूचे उत्तर प्रदेश से मिले हैं। तो मृतभांड कई प्रकार के होते थे, इनमें से जो है लाल कलर का जो मृतभांड था यह यूपी से प्राप्त हुआ है। अब अगला देखिए काल आता है महाकाव्य। महाकाव्य मतलब जिसमें कि रामायण और महाभारत की रचना हुई, उसको हम महाकाव्य काल कहते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरणों में 2 अति विशिष्ट महाकाव्यों, कौन? रामायण और महाभारत का जो है प्रणयन हुआ, मतलब रचना हुआ, जो तत्कालीन इतिहास के मुख्य स्रोत है। मतलब उस टाइम के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? तो रामायण महाभारत से। और ऋग्वैदिक काल में जो ये सब ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, उससे भी प्राप्त होती है। देखिए इन दोनों महाकाव्यों से तत्कालीन समाज के धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक तथा राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिली। तो बुक से हमें और क्या मिलता है? यही सब जानकारी। इस युग के विशाल राज्यों में यथा कुरु था, पंचाल था, कौशाम्बी, कौशल, काशी, मगध, विदेह, अंग आदि, ये सब विशाल राज्य थे, बहुत बड़े राज्य थे, शक्तिशाली राज्य थे। अतः इस काल तक आते आते आर्य सभ्यता का प्रसार पूर्व की ओर अंग तक हो गया। मतलब पहले हमने देखा कि आर्य लोग जो थे ये मेरठ और सहारनपुर तक ही सीमित थे, लेकिन धीरे 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 जो है यह लोग अंग तक आ गए, मतलब बिहार तक आ गए। अब देखिए आगे, अब हम पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में। तो देखिए महाजनपद के बारे में देखिए बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद थे, इनमें से 8 जो है अपने यूपी में है। अब याद रखिएगा कि ये पता कैसे चलता है कि 16 महाजनपद थे, कौन सी बुक से? तो बुद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय। तो आपको याद रखना है पहली बात कि बुद्ध, ये अंगुत्तर निकाय है क्या? तो बौद्ध की ग्रंथ है, और इसे पता चलता है इसी से कि जो है अपने देश में 16 महाजनपद थे। तो याद रखिएगा ये बात। और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो है 16 में से 8 अपने यूपी में ही थे, यहाँ लिखा भी है कि महाजनपद जो है 8 यूपी में थे। यह बात पहले भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस प्री में आ चुका है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन कौन से, पहली बात तो यूपी में है, तो कुरु है, पांचाल है, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल, काशी और चेदी। अब देखिए कुरु का विस्तार कहाँ तक था? तो कुरु जो है मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर, ये सब क्षेत्र कुरु में। इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी थी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास इंद्रपाल। तो याद रखिएगा कुरु इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। अगर आप दिल्ली समझ जाते हैं तो आप जान जाएंगे कि मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर इसका विस्तार था। अगला महाजनपद आता है पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। अहिछत्र जो है बरेली के पास है। इसमें कौन कौन से जिले आते थे? तो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ऐसे ही सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा थी, मथुरा के आसपास वाले क्षेत्र। वत्स मतलब कौशाम्बी, इलाहाबाद, तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, इसमें प्रयागराज के आसपास वाले क्षेत्र आते थे। ऐसे ही कौशल की राजधानी साकेत थी, ये अयोध्या और जो है श्रावस्ती, दो राजधानी थी, साकेत, श्रावस्ती, और इसका क्षेत्र था अवध का क्षेत्र। ऐसे ही मल्ल की राजधानी कुशीनगर और जो है पावा, और इसके आसपास के क्षेत्र जो थे कुशीनगर, ये मल्ल में आते थे। ऐसे ही काशी, काशी जो है राजधानी वाराणसी था, और वाराणसी के आसपास वाले क्षेत्र। चेंदी, चेंदी की जो राजधानी थी वो सुक्तिमती थी,
और ये क्षेत्र जो है बुंदेलखंड के आसपास वाले क्षेत्र थे। तो ये हो गए हमारे महाजनपद। अगर दोस्तों आप देखना चाहते हैं जैसे कि अब या 8 है, तो हो सकता है आपको याद ना हुआ हो कि यार कुरु की राजधानी, चलो तो अभी देख लिए आप, लेकिन आपको अभी 1 घंटे बाद पूछा जाए कि चलो बताओ मल्ल की राजधानी, तो आप शायद नहीं बता पाएँ, या बता पाएँ तो बता देंगे उल्टा-पुल्टा। तो अगर दोस्तों आपको इसको अगर ट्रिक के माध्यम से याद रखना है, और इसमें ध्यान दीजिए कि जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है उसके शासक भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर इसको देखना है तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पर सेपरेट वीडियो उसका पड़ा है, वो भी मैं आपको ट्रिक के माध्यम से राजधानी और वहाँ के शासकों को याद कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जो है महाजनपद नाम से सर्च करेंगे, या तो मैं उसको आई बटन पे यहाँ दे दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ देख लीजिए, वहाँ आपको मैं 16 महाजनपदों में को ट्रिक से याद कराया है, उसमें 8 जो है आप वहाँ से देख लीजिएगा। आगे चलिए, तो अब देखिए महाजनपद के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो इनमें से अधिक विख्यात कौन सा? काशी, कौशल और वत्स। तो मैंने बताया कि जो इम्पोर्टेंट है वो तो आपको याद रखने होंगे, तो ये खुद कह रहा है कि इसमें से काशी, कौशल और वत्स जो थे इम्पोर्टेंट थे। तो काशी, कौशल, वत्स देखेंगे आप तो ये सब कहीं ना कहीं पूर्वांचल वाले क्षेत्र हैं, तो ये इम्पोर्टेंट थे। इन राज्यों के अतिरिक्त वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्रानुगढ़ की कतिपय गणतंत्रात्मक राज्य भी थे, जैसे कपिलवस्तु का शाक्य राज्य, और जो है सुसुमगिरी का भग्गा राज्य, और पावा तथा कुशीनगर का मल्ल राज्य। तो ये सब क्या थे? गणतंत्र थे। तो याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से राज्य गणतंत्र थे, तो कपिलवस्तु था, ये सब कुशीनगर, मल्ल, पावापुरी, ये सब थे गणतंत्र थे, याद रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, कम से कम 2 तो पूछे ही जाते हैं घुमा फिरा के। तो देखिए, ऐसा हम पढ़ेंगे कि छोटे न जा पाए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में तो बौद्ध धर्म जो जैन धर्म का है, इन सब का प्रचार कब चल रहा था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और मथुरा जो है उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र बना। तो याद रखिएगा, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कौन सा जगह है? मथुरा। जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, और जो है संभरनाथ और चंद्रप्रभा आदि का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो तीनों लोगों का नाम याद रखिए, पार्श्वनाथ और जो है संभरनाथ, असल में ये संभवनाथ है, और चंद्रप्रभा, इनका जन्म यूपी में हुआ था। तो 24 तीर्थंकरों में से 3 का जन्म यूपी में हुआ था, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। अब आगे देखिए, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने, तो ये जैन के बारे में देखा, अब हम लोग जो है बुद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? वाराणसी में, उत्तर प्रदेश के निकट सारनाथ में। तो ये क्वेश्चन बुद्ध धर्म से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा, बुद्ध भगवान ने जो है अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और देखिए, ऋषिपत्तन, सारनाथ में ही जगह ऋषिपत्तन है, तो मृगदाव में दिया था, जिसे बुद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता था। तो इनका जो प्रथम उपदेश है उसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। अब आगे देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक उपदेश बुद्ध भगवान ने कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में, और यह कौशल जनपद महाजनपद की राजधानी थी। आगे देखिए, इनका महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, इनकी मृत्यु 80 साल की उम्र में कुशीनगर में हुआ, और इनके मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। एक बार को यह मैच द फॉलोइंग में आया था, तो याद रखिएगा। इसको याद कैसे करेंगे? महापरिनिर्वाण, तो मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। तो खुशी मतलब खुशी, खुशी वाली जगह पर इनकी मृत्यु हो गई, तो याद रखिएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं विष्णु, सूर्य, वासुदेव, दुर्गा, लक्ष्मी
आदि की प्राचीन मूर्तियां मथुरा से मिली हैं, तो याद रखिएगा। ब्राह्मण धर्म से संबंधित विभिन्न कालों में निर्मित अन्य मंदिर वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, गाजीपुर, झांसी, कानपुर आदि में थे। आगे बढ़िए। मथुरा में देखिए मूर्ति शैली विकसित हुई, तो आपने मथुरा कला सुना होगा। तो मथुरा में मूर्ति शैली विकसित हुई जिस पर बुद्ध धर्म एवं गांधार कला का प्रभाव था, तो याद रखिए। तो बुद्ध जो भगवान की मूर्ति वो मथुरा कला में भी बनी है और गांधार कला में भी। अब चलिए हम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ते हैं, उदय मगध साम्राज्य का। तो इसके बारे में देखिए, तो देखिए मगध ने अपनी साम्राज्यवादी शक्तियों को बढ़ाया। मगध ने अपनी साम्राज्यवादी शक्तियों को बढ़ाया तथा महाजनपदों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। अब देखिए कौशल और अवंती एक एक करके मगध के अधीनस्थ होते गए और मगध जो है उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गया। अगर आपको पता है कि अगर कोई छोटा राज्य है उसमें अगर उसको हरा के कौशल अवंती जैसे क्षेत्रों को अगर मिला लेंगे तो वो शक्तिशाली होगा। और मगध आपको पता है यह बिहार में है, मतलब मगध साम्राज्य जो था वो बिहार में है। मगध में क्रमशः हरियंग, शिशुनाग और नंदवंश का राज्य रहा। तो देखिए नंदवंश साम्राज्य पंजाब और संभवतः बंगाल को छोड़कर पूरे जो है उत्तर भारत में फैला था। तो कौन सा वंश? नंदवंश। और इसका जो महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? धनानंद, तो याद रखिएगा। और धनानंद को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अब देखिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण हिस्सा नंदवंश के साम्राज्य में था। तो पूरा उत्तर प्रदेश जो है नंदवंश के साम्राज्य में शामिल था और नंदवंश को ही हराकर मौर्य काल की स्थापना हुई थी और इनका पूरा जो साम्राज्य था वो मौर्य काल को प्राप्त हुआ। तो अब हम पढ़ते हैं मौर्य काल के बारे में और यह काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप काफी क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का जो है उन्मूलन कर, तो मैंने अभी बताया कि नंदवंश के धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त ने उन्मूलन मतलब हराकर मौर्य शासन की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म स्थान जो है वो पिपलीन बताया गया है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में स्थित पिपरवा से समानता रखता है। तो कुल मिलाकर याद रखिएगा इनका जो है जन्म बस्ती पिपरवा में हुआ था, पिपलीन जगह पर। चंद्रगुप्त मौर्य पिपलीवन, तो पिपलीवन के क्षत्रिय कुल के जो है मौर्य का वंशज था। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो पिपलीवन के क्षत्रिय कुल मौर्य वंश का वंशज था। कुल इसका क्या था? क्षत्रिय। वर्तमान उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र जो है बिंदुसार और उनके पोते अशोक के शासन काल में सुख और शांति का अनुभव करता रहा। तो मैंने बताया कि अगर नंदवंश का पूरा उत्तर प्रदेश नंदवंश के साम्राज्य में आता था तो इनको हराए थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो हराने के बाद तो पूरा साम्राज्य तो जो जीतता है उसके शासन में आ ही जाता है। अब मौर्य काल में कौन इंपॉर्टेंट शासक थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार हो गए। तो इसका क्रोनोलॉजी भी आप याद रखिएगा, पूछा गया है। चंद्रगुप्त के बाद कौन आता है? बिंदुसार। बिंदुसार के बाद अशोक आता है। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित ये वही सारनाथ है जो भगवान बुद्ध से संबंधित है, जहां इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो ये वही सारनाथ है। तो अशोक द्वारा सारनाथ में निर्मित स्तंभ पर सिंहों की जो आकृति बनी हुई है, शेर की जो आकृति, तो अशोक स्तंभ तो आपने देखा है, उसी की बात हो रही है। तो बनी हुई है। स्वतंत्र भारत की सरकार ने उसे अपना राजकीय चिन्ह बनाया है। तो वही बात है कि हमारा जो राजकीय चिन्ह है वो अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ का अशोक स्तंभ भी है। अशोक द्वारा निर्मित स्तंभ और शिलालेख उत्तर प्रदेश के सारनाथ, प्रयागराज, मेरठ, कौशाम्बी, शंकिसा, कालसी, बस्ती, मिर्जापुर में पाए गए हैं। जो छोटे बड़े इनके शिलालेख है, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, तो सारी जगहों पर पाए गए हैं। क्योंकि अगर पता है कि पूरी यूपी पे इनका जिनका अधिकार था तो हर जगह इनके शिलालेख होंगे। आगे देखिए चीनी यात्री फाहियान और हुएनसांग ने जो है अन्य अनेक शिलालेख आदि भी देखे थे।
अब देखे थे अपने बुक में लिखा था, मिला नहीं तो कुछ भी लिखा था। सारनाथ के धार्मिक स्तूप का भी निर्माण अशोक ने करवाया था। तो यह काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, अशोक के बारे में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि धार्मिक स्तूप का निर्माण किसने कराया था, अशोक ने, और कहाँ है, सारनाथ में। अब चलिए हम जो है उत्तर प्रदेश में अशोक के जो ये सब शिलालेख हैं, प्रयागराज, मेरठ, कौशाम्बी, संकिसा, कालसी, बस्ती, मिर्जापुर और सारनाथ, ये सब देख लेते हैं। इनमें से जो महत्वपूर्ण है तो देखिए, इधर शहर दिया है, इधर इनका स्तंभ। तो सारनाथ वाराणसी में जो स्तंभ है उसे लघु स्तंभ कहते हैं, या तो शिलालेख भी कहते हैं इसे। मेरठ में है तो स्तंभ लेख है। तो हमने जो है अपने मध्यकालीन वाले वीडियो में पढ़ा था कि ये जो फिरोज शाह तुगलक है, उसने जो है मेरठ से जो अशोक के शिलालेख है उसको उठा के कहाँ रख दिया था, दिल्ली में। तो ये वही वाले स्तंभ लेख हैं। ऐसे ही देखिए, कौशाम्बी में लघु स्तंभ लेख है, अहरौरा में भी लघु है, और प्रयागराज का जो स्तंभ है उसे बृहद स्तंभ कहते हैं। तो प्रयागराज वाला याद रखिएगा कि प्रयाग इलाहाबाद में जो स्तंभ है वो बृहद स्तंभ है। आगे देखिए, अशोककालीन पाषाण कलाकृतियों तथा अभिलेखों का निर्माण चूरनार, मिर्जापुर के बलुआ पत्थर से किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये सब जो शिलालेख स्तंभ बने थे कैसे बने थे, बलुआ पत्थर के। कहाँ के, चुनार के। चुनार के फेमस होते हैं पत्थर। अब अगला देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक आता है प्राचीन कालीन प्रमुख राजवंश। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो अब इन सब के बाद जो मौर्य के बाद जो आते हैं, जो छोटे छोटे शासक होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, जो बाहर से आते हैं, विदेशी आक्रमणकारी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा आपको फैक्ट नहीं देखना है, बस कौन शासक था, किस वंश का था, ये याद रखना है, छोटी छोटी बातें। अब देखिए, जो पहला आक्रमणकारी आता है बाहरी, वो शुंग वंश तथा इंडो ग्रीक आक्रमण। तो देखिए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंगा। तो आपको पहली बात तो यही याद रखना है। इसकी राजधानी विदिशा थी। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। अयोध्या से प्राप्त धनदेव के अभिलेख के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी में 2 जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाए, जो पतंजलि के नेतृत्व में संपन्न हुए। तो याद रखिएगा कि इन्होंने जो है 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो अश्वमेघ यज्ञ ऐसा यज्ञ होता था, जैसे कोई शासक बहुत शक्तिशाली शासक है तो अश्वमेघ यज्ञ करवाता था और अपने घोड़े को छोड़ता था, और घोड़ा जहां तक जाता था उसका साम्राज्य। अगर उस घोड़े को बीच में कोई रोक दिया तो उसको करना होता था युद्ध। किससे, जो करवाता था, पुष्यमित्र शुंग से युद्ध करना होगा। तो इसने 2 जो है अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। ये जो है साम्राज्य विस्तार करने का एक तरीका था, बिना युद्ध किए। अब देखिए, यह काल उत्तर प्रदेश में संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान का काल था। मतलब इस टाइम संस्कृत भाषा और ब्राह्मण धर्म का काफी जो है तेजी से विस्तार हुआ। पतंजलि के महाभाष्य, पतंजलि, यहाँ आपने देखा कि पतंजलि के नेतृत्व में यज्ञ हुआ था। तो एक विद्वान पतंजलि थे, इनका लेख का नाम क्या था, इनकी कृति का नाम तो महाभाष्य, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो पतंजलि के महाभाष्य में एक जो है उल्लेख, साकेत, जो कि अयोध्या का यवनों मतलब यूनानियों द्वारा घेरे जाने का था। अब देखिए, मिनांडर और उनके भाइयों ने, तो अगला जो शासक आता है वो मिनांडर आता है। तो मिनांडर और उनके भाइयों ने 182 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर हमला किया तथा उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों तक पहुंच गया। जो आक्रामक सेनाओं ने सुदूर पूर्व दक्षिण पश्चिम में काठियावाड़ पता है गुजरात में है, और जो है सगल पंजाब में है, और मथुरा पर अधिकार कर लिया। किसने, मिनांडर ने। इसके बाद आक्रमणों ने साकेत अयोध्या को घेर लिया तथा गंगा घाटी पर बहुत दूर तक बढ़ आए, मतलब अपना अधिकार कर लिया।
इस आक्रमण का सामना पुष्यमित्र शुंग के पौत्र जो है वासुमित्र ने किया तथा यवनों को हराया। यवनों मतलब यूनानियों को। अब देखिए, मथुरा बहुत समय तक मिनांडर के साम्राज्य का प्रमुख नगर रहा। मिनांडर ने 145 ईसा पूर्व तक शासन किया। कब आया था? 182 में। और शासन कब तक किया? 145 ईसा पूर्व तक। आपको पता है कि जो ईसा पूर्व या बीसी की चीजें होती है वो उल्टी चलती हैं। जैसे 182 के बाद 181, 80 आएगा, फिर 145 के बाद 144 ऐसे करके जीरो हो जाएगा। अब आगे देखिए, शुंग वंश का साम्राज्य कहाँ तक फैला था यह कहना बहुत कठिन है, किंतु ऐसे सिक्के जिन पर मित्र शब्द से समाप्ति होने वाले राजाओं के नाम खुदे हैं, खुदाई में पूरे उत्तर प्रदेश में मिले हैं। तो जिसमें लास्ट में मित्र मिलेंगे वो माना गया कि यह जो है शुंग वंश का था, क्योंकि इनके जो फाउंडर थे उनका नाम देखिए पुष्यमित्र शुंग था। तो शुंग डायनेस्टी का जो अंतिम शासक था वो वासुदेव था। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईसा पूर्व से शताब्दी तक, एक शताब्दी पूर्व तक। अब देखिए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईसा पूर्व से एक शताब्दी पूर्व और बाद तक पूरा उत्तर प्रदेश उन लोगों के अधिकार क्षेत्र में था जो शुंग वंश से संबंधित थे। शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि को पराजित कर, तो अभी जो है, तो ध्यान दीजिएगा, वासु जो मित्र था वो पुष्यमित्र शुंग का अंतिम शासक नहीं था, बल्कि कौन था? देवभूमि। तो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूमि को पराजित कर उसके मित्र वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की और 73 ईसा पूर्व में की। कब की? 73 ईसा पूर्व में। तो हमने देखा कि यहाँ जो है पुष्यमित्र शुंग के पौत्र जो थे वासुमित्र ने आक्रमण किया और यवनों को हराया। तो इन्होंने जो है यवनों को हराया और शुंग वंश को भी पराजित किया। और यह कौन था? उनका मंत्री था वासुदेव। और इन्होंने जो है कण्वा डायनेस्टी की स्थापना की। कण्वों का शासन पूर्वी उत्तर प्रदेश तक सीमित था। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शक एवं पार्थियन जो है वंश, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, 60 ईसा पूर्व तक शक एवं पार्थियन वंश के लोगों ने मथुरा में अपने छत्रप स्थापित किए। तो इनका बस राजधानी याद रखिएगा मथुरा है। शकों के बाद पार्थियन लोगों ने अपने जो है भारत पर आक्रमण किया और ईसा पूर्व के बाद प्रथम शताब्दी आरंभ होने तक उन लोगों ने शकों को परास्त करना शुरू कर दिया। कुषाण राजाओं ने मध्य एशिया से लेकर सिंधु घाटी तक के क्षेत्रों में अपना साम्राज्य स्थापित किया। धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे जो है उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया। तो कुषाण इतने इंपॉर्टेंट थे और इम्पोर्टेंट है भी। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए इनके बारे में। तो कुषाण वंश के शासक कौन थे? भीम कडफिशिस या कडफिसेस द्वितीय गंगा की घाटी पर अभियान किया। अब देखिए, भीम कडफिसेस ने उत्तराधिकारी कनिष्का ने भीम कडफिसेस के उत्तराधिकारी कनिष्क ने शक संवत का प्रचलन किया और शक संवत जो है भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, एक बार को एग्जाम में पूछा गया था कि कुषाण वंश का जो कौन संस्थापक था। तो याद रखिए, कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो था कुजाला कडफिसेस। क्या नाम था उसका? कुजाला कडफिसेस। तो ये कौन था? तो यह संस्थापक था। तो याद रखिएगा, इसमें दिया नहीं है, लेकिन आप याद रखिए कुजाला कडफिसेस जो था कुषाण वंश का फाउंडर था। और इसके बाद जो शासक आता है वो भीम कडफिसेस आता है और भीम कडफिसेस के बाद जो शासक आता है वो कनिष्क। और कनिष्क के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यह बात याद रखिएगा। आगे देखिए, अब देखिए मथुरा से कनिष्क की सिरविहीन जो है आदमकद प्रतिमा मिली है। तो असल में कनिष्का की जो है सिरविहीन, बिना सिर की एक प्रतिमा मिली है। और मथुरा से ही क्यों मिली है? तो ये जो कनिष्का था, कनिष्क साम्राज्य कुषाण वंश, तो इसकी राजधानी दो थी। एक तो अपने अगर इंडिया में बात किया जाए तो मथुरा में थी और दूसरी राजधानी इसकी पाकिस्तान के पेशावर में थी, जिसको पुरुषपुरा कहते थे। तो इनकी राजधानी भी आप याद रखिएगा, एक तो मथुरा थी, दूसरी थी पुरुषपुरा।
पुरुषपुरा, जो कि पाकिस्तान में था। और हमें पता है कि ये जो है कि आए ही थे मध्य एशिया से, तो उधर से आते हुए इनकी राजधानी एक यही थी, दूसरी हमारी बनी मथुरा में। आगे देखिए, देखिए उसकी राजधानी पुरुषपुर या जो है पेशावर थी, तो यहीं पर लिखा है इसकी जो राजधानी थी यह पुरुषपुर या पेशावर थी, और उसके राज्य के अंतर्गत गांधार, कश्मीर और सिंधु तथा गंगा नदी की घाटियां क्षेत्र आते थे। ईसा के बाद तीसरी सदी आते आते कुषाणों का प्रभुत्व मध्य देश से समाप्त हो चुका था। इसके स्थान पर बहुत छोटे छोटे जो है बहुत दूर से छोटे छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे। इसी अवधि में नागों की ही एक जाति जो है भारसियों की प्रभुत्वशाली बनी। आगे देखिए, मथुरा एवं कांतिपुरी मिर्जापुर में कंतित इस वंश के शासकों के मुख्यालय रहे। तो याद रखिएगा, अभी हमने बताया कि मथुरा इसकी दूसरी मुख्यालय रही और कंतिपुरी। तो देखिए, इन लोगों की शक्ति तथा इनके साम्राज्य का आभास इसी से हो जाता है कि इन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। याद रखिएगा, 10 अश्वमेध यज्ञ किए और गंगा के पवित्र जल से इनके राज्याभिषेक हुए। तो राज्याभिषेक कैसे हुए? गंगा के पवित्र जल से। आपको पता है कि मिर्जापुर से जो है, मिर्जापुर से इन सब जगहों से जो है गंगा नदी बहती है, तो इन्हीं से जो है राज्याभिषेक हुआ इनका। और ये 10 जो है अश्वमेध यज्ञ कराए। और मैंने आपको बताया था कि अश्वमेध यज्ञ जो है अपनी पावर को दिखाने के लिए होता है। मतलब अगर किसी के साम्राज्य को लेना है तो बिना लड़े ले सकते हैं। अगर वो बीच में रुकता है तो युद्ध होगा, नहीं रुकता है तो वो साम्राज्य आपका। तो ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश का जो है प्रादुर्भाव होने पर भारत में राजनीतिक एकता फिर स्थापित हुई और लगभग 100 वर्षों के बाद जो है 100 वर्षों के उनके शासन में मध्य देश मतलब उत्तर प्रदेश तो उनके शासन के अंतर्गत अन्य क्षेत्रों के साथ जो है शांति एवं समृद्धि का भागीदार बना। तो ध्यान रखिएगा। अब गुप्त वंश का जो है प्रादुर्भाव हुआ, तो अब हम गुप्त वंश के बारे में देखेंगे। गुप्त वंश की जो है गुप्त वंश स्थापित होता है कब? 4वीं शताब्दी में। अब ये बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा, शताब्दी में, मतलब अभी हम लोग यहाँ ये सब शुंग वंश ये सब जो है बीसी में पढ़ते थे, ईसा पूर्व में। और जो मौर्यकालीन था यह भी बीसी में था, ईसा पूर्व में था। अब हम बात करेंगे एडी की, तो ध्यान रखिएगा यह ईस्वी में बात होगा। कौन सी? 4वीं ईस्वी। देखिए यहाँ पर गुप्त काल के बारे में, और आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं कि गुप्त काल मौर्य काल कितने इंपॉर्टेंट है। अब देखिए गुप्त काल के बारे में, तो आरंभिक गुप्त मुद्राएं एवं अभिलेख उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। तो शुरुआती के गुप्त की मुद्राएं, जो सिक्का वगैरह और अभिलेख इनके प्राप्त हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। अतः यह परिलक्षित होता है कि गुप्त शासकों के लिए इस देश का अधिक महत्व था। कौन सा देश? उत्तर देश, मध्य देश, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त हुए हैं। तो हमने यहाँ देखा कि जो है स्टार्टिंग में अभिलेख मुद्राएं उत्तर प्रदेश से ही मिली और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही मिली भी हैं। गुप्त शासकों का आधिपत्य मुख्यतः मध्य गंगा मैदान मतलब प्रयागराज और साकेत पर था। प्रदेश में प्राप्त इलाहाबाद अभिलेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, में समुद्रगुप्त के पराक्रम एवं विजय अभियान का वर्णन मिला है। तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। था कहाँ? तो इलाहाबाद। अब नाम से ही पता चल रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति, तो इलाहाबाद। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जो है प्रयाग प्रशस्ति कहाँ है? तो इलाहाबाद में। किसने बनवाया? समुद्रगुप्त ने। देखिए, गुप्त काल में सारनाथ एवं मथुरा में उत्कृष्ट बौद्ध प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। तो जो है गुप्त काल में जो है सारनाथ और मथुरा काफी फेमस जगह थी, इनकी प्रमुख साइट थी, और यहाँ जो है बुद्ध की प्रतिमाएं बहुत निर्मित हुई। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कानपुर के भीतरगांव, गाजीपुर के भीतरी तथा झांसी के देवगढ़ में निर्मित ईंट के मंदिर गुप्तकालीन वास्तुकला के सुंदर उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा गया है
कि भीतरगांव और देवगढ़ किस से निर्मित है, पत्थर से कि ईंट से? क्योंकि आपने देखा अभी तक शिलालेख हर चीज जो निर्मित होती थी वो किससे, पत्थर से। ये 4वीं शताब्दी की बात हो रही है, 4वीं ईस्वी की बात हो रही है। उस टाइम पत्थर का निर्माण होता था, जो भी चीज बन रहे थे पत्थर के। लेकिन यह ऐसे मंदिर थे गुप्तकालीन भीतरगांव और देवगढ़, ये ईंट से निर्मित थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ईंट से निर्मित कौन से मंदिर है, तो याद रखिएगा भीतरगांव है कहाँ, कानपुर में, और देवगढ़ कहाँ है, झांसी में है, और जो है गाजीपुर का भीतरी मंदिर यह भी ईंट से निर्मित है। तो इसमें 2 बातें आपको याद रखना है। पहली बात तो भीतरगांव है कहाँ, कानपुर में, भीतरी कहाँ है, गाजीपुर में, और देवगढ़ कहाँ है, झांसी ललितपुर के आसपास। और यह जो है सारे जो है ईंट से निर्मित मंदिर है, तो याद रखिएगा। अब चलिए हम गुप्त के बाद के काल को पढ़ते हैं, गुप्तोत्तर काल को। तो देखिए, गुप्त साम्राज्य के पराभव के बाद एक बार फिर सत्ता विकेंद्रीकृत हो गई। कन्नौज ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। अब जो है कन्नौज काफी फेमस होगा, यहाँ के जो मौखरी वंश थे उनका शासन होगा। तो देखिए, कुछ समय तक मध्य देश के विस्तृत भाग पर कन्नौज के मौखरियों का शासन रहा। तो याद रखिएगा, मौखरी वंश कहाँ के थे, कन्नौज के थे। और हमने देखा है कि कन्नौज काफी प्राचीन से ही, मध्यकालीन में भी काफी फेमस था, हर्षवर्धन के टाइम में भी राजधानी था, और आगे चल के अभी मुगलों के टाइम में भी कन्नौज राजधानी होगी। कन्नौज का युद्ध वगैरह हम देखेंगे। तो देखिए, मौखरी जो राजवंश था उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो परवर्ती गुप्त शासक कुमार गुप्त वन, तो परवर्ती गुप्त शासक जो था लास्ट टाइम में जो थे गुप्त शासक कुमार गुप्त वन के समय मौखरी वंश शक्तिशाली हुआ। मौखरी वंश का राज्य जो है आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थापित हुआ। हर्ष के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राजवंश आपस में मिल गए। तो अब देखिए, पढ़ते पढ़ते हम लोग वहीं आ गए कि हर्षवर्धन के टाइम में आ गए, मतलब 600-700 ईस्वी की बात होने लगी, 7वीं शताब्दी की। तो ये हर्ष की बात हो रही है, इनकी राजधानी थानेश्वर और कन्नौज थी ही, हम लोगों ने देखा ही। तो कह रहा है कि जो है हर्ष के राज्याभिषेक से थानेश्वर और कन्नौज के राजवंश आपस में मिल गए। अब आगे देखिए, कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख नगर बन गया। कई शताब्दियों तक उसका वही मान रहा जो उससे पहले पाटलिपुत्र का था। तो इसका मान जो है काफी ज्यादा रहा। मैंने आपको बताया है कन्नौज काफी अच्छी जगह थी और पावरफुल राजा यहाँ पर शासन करते रहे। कन्नौज की शान शौकत तथा समृद्धि के फलस्वरूप उसे महोदय श्री नाम दिया गया। तो एग्जाम में पूछा गया है कि महोदय श्री किसका नाम था, तो कन्नौज का। तथा हर्ष के बाद 647 ईस्वी के हिंदू राजाओं का उसे अपने अधिकार में लेने का लक्ष्य जो है रहा करता था। मतलब कोई भी राजा बनता था तो लगता था कि कन्नौज को मैं अपने अंदर शामिल कर लूं। तत्कालीन चीनी यात्री हुएन सांग ने कन्नौज की समृद्धि का वर्णन किया अपनी बुक में। अब देखिए, हर्षवर्धन के उपरांत उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ उसको हम देखते हैं। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्मन, आयुध तथा प्रतिहार वंश की शक्ति कन्नौज में स्थित हुई। तो याद रखिएगा। अब ऐसे ही देखिए, 690 से लेकर 740 तक वर्मन वंश, 740 से 770 तक आयुध वंश ने कन्नौज में शासन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश ने कन्नौज की राजधानी बनाकर गुर्जर प्रतिहार वंश के जो लोग थे शासक, ये लोग अपनी राजधानी कन्नौज को बनाए थे और राजधानी कन्नौज को बनाकर उत्तर भारत के बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। ये चीजें हम लोगों ने जो है मध्यकालीन इतिहास में पढ़ी थी, और हमारा जो मध्यकालीन इतिहास था वो गुर्जर प्रतिहार से स्टार्ट ही होता है। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था वो मध्यकालीन इतिहास उत्तर प्रदेश का, वहां आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रतिहारों के पतन के बाद उत्तर प्रदेश में 2 नए राजवंशों महोबा का चंदेल वंश तथा गढ़वाल वंश उदय हुआ। आगे कन्नौज पर अधिकार पाने के लिए लगभग 200 वर्षों तक पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष चलता रहा।
अंततः गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसमें सफल रहता है। तो आप देख ही सकते हैं कि कन्नौज में जो इसकी मान प्रतिष्ठा थी, यहाँ हमने देखा कि पाटलिपुत्र जैसा था और यहाँ पर त्रिपक्षीय लड़ाई होती थी। तो एग्जाम में पूछा गया है कि त्रिपक्षीय लड़ाई में कौन कौन से शामिल थे, तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, याद रखिएगा। अब अंतिम जो है राजवंश हम जो है देख लेते हैं, गढ़वाल वंश। इसके बारे में देखिए, इस वंश की स्थापना गुर्जर प्रतिहारों के बाद चंद्रदेव ने कन्नौज में की। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की, चंद्रदेव ने। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। अब आगे देखिए, प्रसिद्ध चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित कर 1193 में उनकी हत्या कर दी। तो ध्यान रखिएगा, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में होता है, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में। और यह जो चंदावर का युद्ध कब होता है, अब यहाँ याद रखिएगा कि चंदावर का युद्ध जो है 1193 में नहीं, 1194 में होता है। इसके किसके बीच, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। आगे देखिए, चंदावर वर्तमान में फिरोजाबाद तथा इटावा जिलों की सीमा पर स्थित है। तो चंदावर जो जगह है कहाँ है, फिरोजाबाद और इटावा में। तो दोस्तों हमारा वीडियो जो है, हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हमारा टॉपिक जो है ये प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। तो दोस्तों हमारा जो वीडियो है प्राचीन इतिहास, उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल से अच्छे से उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास को देखें और लगभग इसमें हम लोगों ने सारी जानकारी देख ली। अब जो बची खुची जानकारी होगी हम लोग जो है इसके महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से करेंगे। तो जो है अभ्यास प्रश्न ये हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे और हम देखेंगे जो क्वेश्चन छोटे बड़े होंगे उसको हम अभ्यास प्रश्न के माध्यम से देख लेंगे। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।